फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस कर्मी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं एनवायरनमेंट की घटना चक्र, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर हमारा है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन जो है रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और सम्मेलन में किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हम UNFCCC का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय या UNFCCC का सचिवालय ने मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल को लॉन्च किया है। तो कौन सी नई पहल को UNFCCC ने लॉन्च किया है? क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, जो जलवायु तटस्थता या क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों तथा सरकारों के प्रयासों को दर्शाती है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC 21 मार्च 1994 से ये प्रभावी हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, और ये प्रभावी कब हुआ? तो 94 में प्रभावी हुआ। वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के 197 देशों द्वारा अभिपुष्ट है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इन प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को इस चित्र रेखा में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं अपनाई गई जिससे जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। ये आप लोग एक बार देख लीजिए। सीक्वेंस वाइज बहुत सारे सम्मेलन हैं, बस उनकी डेट और चीज़ें कन्फर्म है कि कहाँ कहाँ दी गई हैं। लास्ट जो COP26 हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो में, यूनाइटेड में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम 2021 में किया गया था। COP27 कहाँ हुआ? COP27 मिस्र में आयोजित हुआ। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कटोविस पोलैंड में आयोजित हुआ था। वर्ष 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ, और 2021 में 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम या UK में हुआ था, जो पहले नवंबर 2020 में प्रस्तावित था, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। आगे देखते हैं। हरित जलवायु निधि UNFCCC की एक रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है। इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने के हेतु विकासशील देशों को अनुकूल एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। तो हरित जलवायु निधि की स्थापना क्यों की गई है? ताकि विकासशील देश को वित्त प्रोवाइड करा सके, जिससे वो लोग भी जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद हो सके उनके। यह कोष हरित जलवायु निधि बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है। इस बोर्ड में 24 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 COP16 कानकुन मैक्सिको में 29 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य आयोजित हुआ था या आहूत हुआ था। कानकुन सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड का प्रावधान किया गया था। तो कौन से सम्मेलन में हरित जलवायु कोष की स्थापना की बात की गई थी? तो COP16 में, जो 2010 में मैक्सिको में आयोजित हुआ था, जिसके तहत विकसित राष्ट्र 2020 तक प्रति वर्ष $100 मिलियन मुहैया कराएंगे, ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सके। तो ये फंड कौन देगा? तो जो विकसित देश हैं, विकसित राष्ट्र क्या करेंगे? 2020 तक $100 बिलियन मुहैया कराएंगे इस फंड में। वर्ष 2015 में
पेरिस में UNFCCC की बैठक में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इसका लक्ष्य है कि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस या संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए, मतलब 2 से लेकर 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत ही यह रहे। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से 2020 तक 100 अरब डॉलर जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता भी जताई। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ। इस समझौते पर अब तक 195 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। पृथ्वी काल या अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए पृथ्वी काल या अर्थ आवर को आयोजित कौन कर रहा है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कर रहा है। विश्व भर में प्रतिभागी प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम के दौरान मार्च माह के अंतिम शनिवार को 8:30 PM से लेकर 9:30 PM तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। तो अर्थ आवर क्या है आपका? अर्थ आवर में क्या होता है? मार्च महीने के अंतिम शनिवार को 8:30 बजे रात से लेकर 9:30 बजे रात तक 1 घंटे तक सभी जगह की बिजली बंद करने की बात की गई है। वर्ष 2021 में पृथ्वी काल 27 मार्च को मनाया गया, जबकि 2022 में पृथ्वी काल जो है 26 मार्च को मनाया गया। ये अंतिम शनिवार है, तो डेट तो हमेशा चेंज होती रहेगी। मार्च माह का अंतिम शनिवार डेट कुछ भी हो सकती है, तो उस पर आप मत जाइए। बस ये याद रखिए कि मार्च माह का अंतिम शनिवार 8:30 PM से लेकर 9:30 PM रात में 1 घंटे के लिए बिजली बंद की जाती है। आगे देखते हैं। 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम शिखर सम्मेलन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव कर चमकीले बादल उत्पन्न किए, जिससे सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन वैश्विक तापमान पर नियंत्रण किया जा सके। किस लिए चमकीले बादलों का इन्होंने छिड़काव किया था? जिससे सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन किया जा सके, मतलब जो जितनी सूर्य की किरणें आ रही हैं पृथ्वी पर उतनी ही परावर्तन हो जाए, मतलब उतना ही वापस लौटा दिया जाए, जिससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कम होगी या नियंत्रण कर सकेंगे हम उस पर। आइए अब देखते हैं हमारा MCQ। फर्स्ट नंबर है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 21 मार्च 1994 को, 21 मई 1995, 21 जून 1996, 21 जून 1999। तो इसका आंसर है आपका ए, 21 मार्च 1994 को जो है UNFCCC जो है प्रभावी होता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय या UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट ऑन 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के 197 देशों द्वारा अभिपुष्ट है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर महत्वपूर्ण प्रयास किए। UNFCCC का आप हिंदी में भी नाम याद रख लीजिए और इंग्लिश में भी, और इसका शॉर्ट फॉर्म UNFCCC भी। तीनों ही नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी दे सकता है। UNFCCC को हम कैसे लिखेंगे? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क
ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका आपका फुल फॉर्म है यूएनएफसीसीसी का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसीसी की बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस समझौते पर यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू हुआ। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस या कोशिश करें 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ना हो पाए। थर्ड ऑप्शन है हमारा। विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता से 2020 के प्रति वर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। केवल 2 ही सही है। फर्स्ट और थर्ड क्यों गलत है, इसको हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2017 की बात नहीं की गई है, 2016 की बात की गई है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसीसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इस लक्ष्य को इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए, इसलिए दूसरा कथन तो सही हो गया। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में जिम्मेदारी स्वीकार की, साथ ही साथ कई देशों की सहायता से 2020 तक 100 अरब डॉलर जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह समझौता जो है 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा थर्ड, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था मॉस्को में, पेरिस में, बर्लिन में, टोक्यो में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भी, पेरिस में जो है COP21 का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 4, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन स्टॉकहोम में वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में किया गया। रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया। जोहान्सबर्ग में 2002 में धारणी विकास विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोपेनहेगन 2019 में किया गया। तो इसका आंसर है आपका बी, रियो डी जेनेरियो में आयोजित 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसी में यूएनएफसीसीसी का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जिसे हम IPCC भी कहते हैं, यूनेप सचिवालय, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनएफसीसीसी सचिवालय, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इसका आंसर है आपका सी, यूएनएफसीसीसी सचिवालय ने मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल शुरू की थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय ने मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल की शुरुआत की थी या लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, जलवायु
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। क्वेश्चन नंबर है 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष या ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए सही नहीं है? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। यह विकासशील देशों में कार्यक्रम तथा नीतियों का समर्थन करेगा। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। यह कोष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। तो इसके आंसर है आपका ए कथन सही नहीं है और सभी कथन सही है। देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 में COP16 कानकून मैक्सिको में आयोजित किया गया था। कानकून सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोष या ग्रीन क्लाइमेट फंड का प्रावधान किया गया, जिसके तहत विकसित राष्ट्र 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएंगे ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 8। हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल एवं न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने से आशय से बनी है। इसे यूनेप, OECD, विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। कंसेंसस सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही है, सेकंड सही नहीं है। हरित जलवायु निधि UNEP की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है। इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूल एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कोष GCF बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है। क्वेश्चन नंबर है 9। पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए और सही है इसकी बात। यह यूनेप तथा यूनेस्को का उपक्रमण है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। तो इसका आंसर है आपका सी। 2 और 3 दोनों ही सही हैं, जबकि फर्स्ट आंसर आपका सही नहीं है। डिटेल देख लेते हैं। पृथ्वी काल या अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। विश्व भर में प्रतिभागी प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को मार्च माह के अंतिम शनिवार के दिन जो है 8:30 PM से लेकर 9:30 PM तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। 1921 में ये जो पृथ्वी काल मनाया गया 27 मार्च को, और 1922 में जो है 26 मार्च को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर है 10। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? पेरिस, जेनेवा, दोहा, न्यूयॉर्क। इसका आंसर है डी, न्यूयॉर्क में किया गया। 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 11। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण नामक पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? सिल्वर लवण, लौह चूर्ण, समुद्री जल और जिप्सम। तो इसका आंसर है सी, समुद्री जल को छिड़का जाता है।
मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव कर चमकीले बादल उत्पन्न किए, जिससे कि सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन या लौटाया जा सके। वैश्विक तापन पर यह नियंत्रण इससे किया जा सकता है कि जितनी किरण आ रही है अगर उसी मात्रा में वो वापस हो जाती है तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी या उसका नियंत्रण किया जा सकेगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल तथा अन्य प्रोटोकॉल व संधियां। स्टार्ट करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबद्ध है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था। यह प्रोटोकॉल जो 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। तो क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया, तो 1997 में स्वीकार किया गया। यह लागू कब से हुआ था, तो 2005 से लागू हुआ था। यह किसके अंतर्गत आता है क्योटो प्रोटोकॉल, तो UNFCCC के तहत आता है और किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। ये 4-5 क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, यही इम्पोर्टेंट होता है इसमें। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए बाध्यकारी समझौते के तहत लाया गया है। इसके तहत क्या है, समझौता जो भी होगा वह बाध्यकारी होगा। क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में 2008 से लेकर 2012 तक 5.2% की कटौती करने का प्रावधान किया गया था। स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। तो स्वच्छ विकास युक्ति भी किसके अंतर्गत आती है, आपकी UNFCCC के तहत, जिसमें ये कहा गया है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है आपकी क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के तहत आती है। UNFCCC आपके क्योटो प्रोटोकॉल के अधीन है और क्योटो प्रोटोकॉल के अधीन क्या है आपका स्वच्छ विकास युक्ति। आगे देखते हैं। इसके तहत एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स देशों में, तो एनेक्स 1 में हम किसको रख रहे हैं, विकसित देश को, और गैर एनेक्स देशों में क्या है, में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। स्पष्ट है कि परियोजनाएं एनेक्स 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार इन परियोजनाओं का संबंध जो है दोनों ही प्रकार के देशों से है। तो एनेक्स 1 में कौन से देश आते हैं, विकसित देश आते हैं, और गैर एनेक्स 1 में विकासशील देश आते हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित समझौता है वो क्या होता है, बाध्यकारी होता है। UNFCCC के तहत जो है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल आया, जिस क्योटो प्रोटोकॉल के धारा 12 के तहत हम CDM को लेके आए जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। और इसमें क्या होता है, एनेक्स 1 के देश हैं जो विकसित देश हैं और गैर एनेक्स 1 देश जो हैं वो विकासशील देश हैं, विकासशील देश। और इस परियोजना के तहत होता है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट में क्या होता है, एनेक्स 1 के देश जो है विकसित देश जो है कार्बन क्रेडिट ज़्यादा करते हैं, मतलब कार्बन को उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं, और जो देश नहीं करते विकासशील वाले उनसे क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। आगे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन
उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली को लागू किया गया है। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है कि जिस देश में उद्योग ज़्यादा होंगे उसमें कार्बन का उत्सर्जन भी ऑब्वियस है कि ज़्यादा होगा। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। कोई भी देश या समूह जब कार्बन उत्सर्जन में क्या करते हैं, प्रति मीट्रिक टन की कटौती करते हैं तो उससे क्या करते हैं, एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का भी क्रय विक्रय किया जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चीन जो है बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है, बहुत ज़्यादा ही उत्सर्जन कर रहा है। अब भूटान जो है कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम करता है। तो हम कार्बन क्रेडिट किसे देते हैं कि जो प्रति मीट्रिक टन की कटौती करता है तो उसे हम एक कार्बन क्रेडिट जो है दे देते हैं। अब मान लीजिए भूटान के पास बहुत सारा, मान लीजिए 500 कार्बन क्रेडिट है उसके पास, तो वो क्या करता है, वो चीन को बेच देता है, कार्बन क्रेडिट को बेच देता है और चीन इसे खरीद लेता है ताकि चीन जो है कार्बन उत्सर्जन में कमी ला सके। जो वैश्विक संस्थाएं उनको दिखा सके कि हम जो कार्बन उत्सर्जन किए हैं उसको हम भूटान को दे दिए हैं। तो इसी को हम कहते हैं कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय। जैसे भूटान के पास नहीं है तो अब चीन कहेगा कि हमने तो खरीद लिया, इसका मतलब है आधा भूटान, मतलब बराबर बराबर हो गया। भूटान भी कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है और चीन भी कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, लेकिन अब ये खतरे के लेवल पे नहीं है चीन का कार्बन उत्सर्जन। तो इसी को हम कहते हैं कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय। आगे चलते हैं। सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह उत्सर्जन को नियंत्रित करने की एक प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापमान को कम करने में सहायक है। अब सीडीएम क्या है? सीडीएम के तहत हम क्या करते हैं, वनीकरण करके, मतलब बंजर भूमि में हम वनों को लगाकर, जिससे क्या होगा, हरित गृह गैस जो है कम होगी और वैश्विक तापमान में कमी आएगी। इस प्रणाली के तहत विकसित देश जो है विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन ट्रेडिंग को प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। कार्बन ट्रेडिंग क्या है? वह कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय ही कार्बन ट्रेडिंग कहलाएगा। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत स्वच्छ विकास युक्ति क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस को कम कर सकें। तो सीडीएम का उपयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि विकासशील देश सीडीएम जैसी निधि का प्रयोग करके जो है टेक्नोलॉजी प्रयोग करें वित्त से, तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम कर सकेंगे। आगे देखते हैं। प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियाँ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन CER सीडीएम के अंतर्गत आने वाली एक व्यापारिक इकाई है। एक CER एक यूनिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है। एक CER हमें कब प्राप्त होगी? जब 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हम कम करेंगे तो हमें एक CER मिलेगा। यह वनीकरण या एफोरेस्टेशन इत्यादि द्वारा प्राप्त की जाती है।
एक CER हमें कब प्राप्त होगी? जब हम 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करेंगे तब प्राप्त होगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम कैसे करेंगे हम? तो वनीकरण करके या एफॉरेस्टेशन करके करेंगे। देखते हैं। कार्बन कर या कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। यह प्रदूषण कर या पॉल्यूशन टैक्स का एक उदाहरण है। यूं तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे आदि देश कार्बन टैक्स लगा चुके हैं, किंतु 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए वर्ष 2019 में एक कार्बन टैक्स लागू करेगी। प्रति वर्ष 25,000 टन या अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादन वाले सभी व्यापारिक क्षेत्रों में सभी सुविधाएं कार्बन टैक्स के अधीन की जाएगी। तो कार्बन टैक्स कहाँ लगेगा? जो प्रति वर्ष 25,000 टन से अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करेगा। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापमान विभव एक पाया गया है। मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव 72 पाया गया है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादा प्रभावी एवं हानिकारक है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या है? मीथेन है एवं हानिकारक भी है। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न कहते हैं। ध्यातव्य है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है। यह सरकार एवं व्यवसाय के नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। फ्रेंड्स, अब हम इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।